नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, आजकल हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य कैसे पूरा हो पाएगा। जब विकसित भारत की हम बात करते हैं तो उसके अंदर ये कहा जाता है कि लोगों को की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उनको पूरी होनी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। इसके अलावा एक स्वस्थ नागरिक होना चाहिए, शांति होनी चाहिए और पढ़ा लिखा मतलब शिक्षित नागरिक होना चाहिए। स्वास्थ्य इसका मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो विकसित भारत के लिए एक बहुत ही बुनियादी आवश्यकता है। स्वास्थ्य को लेकर सरकार का ध्यान भी है, खासतौर से मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं तो मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने के लिए सरकार कदम उठा रही है कि हिंदुस्तान को एक मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाए। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप कुमार, जो सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर सीनियर एचओडी हैं, यूरोलॉजी के एचओडी हैं और साथ में वो एक बड़े डॉक्टर हैं, रोबोटिक सर्जरी करते हैं। आजकल एआई का भी काफ़ी ज़माना है, एआई से वो इस्तेमाल करके लोगों का उपचार करते हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको कहा कि विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो कैसा स्वास्थ्य आप देखते हैं और स्वास्थ्य क्षेत्र का क्या योगदान है भारत को विकसित करने में? ये थोड़ा सा आप ऊंचा भी बोलिएगा। हाँ, देखिए, आप जानते हैं किसी भी विकसित देश में तो स्वास्थ्य एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर होता है। जितने हमारे सिटीजन स्वस्थ रहेंगे उतना ही हम उसको बोलेंगे कि हमारा देश विकसित हुआ है। तो इसलिए जब हम विकसित भारत की तरफ अग्रसर हैं तो डेफिनेटली हेल्थ उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट एक क्राइटेरिया रहेगा। और हमारे पिछले 2 से 3 दशकों की अगर हम बात करें, इंडिया में बहुत सारी क्रांति आई है हेल्थ के विषय में। हम अगर कुछ चीज़ों को इनोवेट करना चाहें, सबसे पहले रोबोटिक्स से शुरू करते हैं। जैसे हम एआई का ज़माना आजकल चल रहा है, तो रोबोटिक्स एक ऐसी चीज़ था जो इंडिया में 2005 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। जब उस समय हम एम्स दिल्ली में पढ़ रहे थे तो पहला रोबोट सिस्टम एम्स में लगा था। और उसके बाद अब देखिए 21 साल से 22 साल निकल गए हैं। इस 20 सालों में भारत में रोबोटिक्स ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और कहीं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में रोबोटिक्स का अब इंस्टॉलेशन हो चुका है और बड़े पेशेंट्स को उसका फ़ायदा मिल रहा है। रोबोटिक होता क्या है? बेसिकली एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बड़े से बड़े कैंसर सर्जरी या ट्रांसप्लांट सर्जरी सूक्ष्म तरीके से हम उसको कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहली बात है कि हमारा जो मूवमेंट्स होता है इंस्ट्रूमेंट्स का बड़ा फाइन होता है। ह्यूमन हैंड जब सर्जरी करता है तो ट्रेमर होता है, इसमें ट्रेमर नहीं होता है। तो पेशेंट को फ़ायदे क्या मिलते हैं? सबसे पहली बात, सर्जरी फास्ट हो जाती है। नंबर 2, खून यानी ब्लड लॉस कम होता है। पेशेंट का जो आउटकम होता है वो बेटर हो जाता है। पेशेंट रिकवरी फास्ट हो जाती है, पेन नहीं होता पोस्ट ऑफ सर्जरी में। इंसिजन छोटे छोटे हो जाते हैं। नॉर्मली आप देखा होगा इतने बड़े लंबे लंबे इंसिजन लगते थे पहले, अब छोटे छोटे की होल से सर्जरी हो जाती है। तो पेशेंट का रिकवरी जो पहले 1 महीने में होती थी, आजकल 2 से 3 दिन में हो जाती है। डॉक्टर साहब, किसी प्रकार का खतरा नहीं है रोबोटिक सर्जरी के अंदर? तो रोबोटिक सर्जरी बिल्कुल सेफ है, क्योंकि एक मास्टर स्लेव सिस्टम है। लोगों में एक मिथ था कि रोबोट सर्जरी करेगा तो क्या हो जाएगा, हाँ, कुछ गलत हो सकता है कुछ। लेकिन ये एक प्रॉपरली मास्टर स्लेव सिस्टम है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ बैठ के कंसोल में बैठ के मैं मूवमेंट करूँगा, मेरे मूवमेंट्स ट्रांसमिट होते हैं वायर के थ्रू टू द रोबोट। तो इसलिए रोबोट खुद सर्जरी नहीं कर सकता है, मैं जो करूँगा वही सर्जरी उसमें ट्रांसमिट होती है। तो इसलिए ये बड़ा टोटल सेफ सिस्टम है। और इसलिए आप देखें कि पूरे भारतवर्ष के और पूरे वर्ल्ड में रोबोटिक सर्जरी में एक बड़ी क्रांति आ चुकी है। और अब एआई ने इसमें और ज़्यादा इजाफा किया है। एआई के माध्यम से और नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं जो कि हमारे पेशेंट्स को फ़ायदा मिल रहा है। और सर, क्या जो रोबोटिक सर्जरी आप बात कर रहे हैं, रोबोट से कर रहे हैं, ये एक एआई का ही एक रूप नहीं है? बिल्कुल, ये एआई का ही एक रूप है, सिर्फ हम इसको और एडवांस वर्जन में लेके जाना चाह रहे हैं। रोबोटिक्स में जो भी यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट वो सब एआई बेस्ड ही होते हैं। बट हम आगे की जो बात कर रहे हैं कि और क्या एआई हेल्प कर सकता है, उसमें कैंसर के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जो इमेजिंग है, जो हम कैंसर को डायग्नोस करते हैं, उसमें हमारा एआई हेल्प कर सकता है। नंबर 2, जब हम सर्जरी कर रहे हैं, एआई हमें गाइड कर सकता है कि हम गलत तो नहीं जा रहे हैं, तो हमें ड्यूरिंग सर्जरी वो हेल्प कर सकता है। तीसरा, जब हम सर्जरी कर लिया, फॉलोअप में वो हमें हेल्प कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है कि किस कैंसर में द्वारा पेशेंट को रिलैप्स हो सकता है। ये सारे फायदे पेशेंट को मिलेंगे। तो एआई जो है अभी भी फायदा कर रहा है, आने वाले समय में और फायदा करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार तो बोलते हैं कि एआई का स्वास्थ्य में भी इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि हम जैसे लोगों ने तो एआई का नाम अभी सुना है जी। कब से चल रहा है ये, और कैसे मतलब स्वास्थ्य में और इसको गहनता से इसका इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, एआई जैसे आपने कहा, एआई जो है कोई नया नहीं है। हमारे जो एरोप्लेन्स होते हैं, एविएशन इंडस्ट्री है, उसमें जो एरोप्लेन्स बनते हैं उसमें तो ये बहुत पहले से यूज़ हो रहा है।
जो हम सिमुलेटर ट्रेनिंग करते हैं पायलट्स की, उसमें यही यूज़ होता है। तो सोचिए कितना पुराना है, जो ऑटोमेशन मोड पे पायलट डाल देते हैं उसको यही वो सब यही। अच्छा, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं आम जनजीवन की। आम जनजीवन में भी अब एआई आ चुका है, जैसे अब हेल्थ में आ चुका है, ऐसे ही जैसे आपने बोला कि हमारा जो सरकार है चाहता है कि आने वाले समय में एआई और ज़्यादा फायदा मिले, और उसका फायदा मिलने ही वाला है जी। तो जितना एआई आएगा उससे हमारी टेक्नोलॉजी विकसित होगी और पेशेंट्स को और जो बाकी फील्ड्स हैं उस सब में फ़ायदा मिलने वाला है। डॉक्टर साहब, कुछ चीज़ें ऐसी सुनने में आई हैं कि लोग एआई पर सर्च करते हैं, जैसे आप यूरोलॉजी के डॉक्टर हैं कि किडनी में दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, और एआई से पूछा और दवाई खा ली, या सिर में दर्द है किसी ने दवाई खा ली, उसको रिएक्शन कर दी दवाई। ये कितना उचित है इस तरह से इस्तेमाल करना? हर एक चीज़ का हमेशा प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर चीज़ एक बैलेंस में यूज़ करनी चाहिए। एआई भी जो एक टूल है, अगर हम उसको गलत यूज़ करेंगे तो नुकसान दे सकता है। अब आजकल लोग ओवर द काउंटर, जिसको हम बोलते हैं कि एआई में जाकर आपने जैसे आपने बताया कुछ टाइप किया, उसमें कुछ लिख के आ गया, उसको समझ के लोगों ने सच मान लिया और उसको ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया जी। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। कोई भी ट्रीटमेंट विशेषज्ञ के कंसल्टेशन के साथ ही होना चाहिए। एआई सिर्फ एक टूल है हेल्प करने के लिए, बट एआई रिप्लेस नहीं कर सकता डॉक्टर को, ये आप समझिएगा। डॉक्टर तो रहेगा अपनी जगह पर, डायग्नोसिस भी अपनी जगह रहेगा, एआई सिर्फ हमें हेल्प करने के लिए है। अगर हम ये सोचें कि डॉक्टर को रिप्लेस कर देंगे और सिर्फ एआई को देखकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। मतलब डॉक्टर की जो आवश्यकता है वो लगातार पड़ेगी। लगातार। और आपने जैसे रोबोटिक सर्जरी की बात की, आपने दिखाया ये कि अखबार में खबर है 20 देशों के 2179 सर्जन ने लाइव देखा रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट। ये क्या चीज़ है? और मैं इससे जुड़ा हुआ सवाल ये कि हम विदेशों को क्या दे सकते हैं हेल्थ सेक्टर में? देखिए, भारत इस समय बहुत सारी फील्ड्स में इस समय लीडर है, जिसमें हेल्थ भी एक सेक्टर है। अगर हम रोबोटिक्स की बात करें, इस समय इंडिया एक विश्व लीडर बन के उभरा है रोबोटिक ट्रेनिंग में। हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, जो हमारे यंग यूरोलॉजिस्ट निकल के आते हैं ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें जैसे मैंने अपनी तालीम पहले एम्स दिल्ली में किया जी। फिर मैं अमेरिका गया 2 साल, वहाँ जाके मैंने क्लिनिकल फेलोशिप किया, मैंने भारत वापस आकर ट्रेनिंग का जिम्मा उठाया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, भारत सरकार के सहयोग से ही हम लोगों ने पिछले 5-6 सालों से एक लाइव स्टडी शुरू की, जिसमें हम ना सिर्फ इंडिया के 52 प्रीमियर कॉलेज को सिखा रहे थे, बल्कि 20 कंट्रीज़ को भी सिखा रहे थे ऑनलाइन। अब समझिए कि हम कब से यूज़ कर रहे हैं, भारत सरकार के हेल्प से, जो कि पोर्टल था, ऑनलाइन पोर्टल एनएमसी के पोर्टल के थ्रू यूज़ कर रहे थे। तो ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, और हमारा जो मेरे को ऐसा लगता है कि भारत में इतनी क्षमता है कि पूरे विश्व को वो सिखा सकता है, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स बहुत टैलेंटेड हैं, हमारे अंदर एक्सपर्टाइज की कोई कमी नहीं है, और विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि हम उनको ट्रेन करें। मेडिकल टूरिज्म क्या वो देखते हैं आप, स्कोप क्या देखते हैं? तो मेडिकल टूरिज्म इंडिया के लिए बहुत बड़ा बूंद साबित हो रहा है, अभी भी हो रहा है और आगे वाले समय और होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़। आप देखिए वहाँ हेल्थ केयर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ ये अच्छी बात है कि हमारे कॉस्ट कम है, इसलिए कई सारी कंट्रीज़ हमारे यहाँ आती हैं फॉर मेडिकल टूरिज्म। आने वाले समय में भारत सरकार इसको और बढ़ावा देगी, जिससे हमारे देश का विकास और बढ़ने वाला है। तो मुझे लगता है मेडिकल टूरिज्म एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें भारत का नाम और बढ़ता है कि देखिए भारत हेल्थ सिविलिटी फैसिलिटी ना सिर्फ अपने देश के लिए दे रहा है, बाकी कंट्रीज़ को भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमें इस पर निरंतर काम करते रहना है, उसको डेवलप करते रहना है। ठीक है। डॉक्टर अनूप कुमार जो सफदरजंग के एचओडी हैं, खासतौर से यूरोलॉजी में उनकी एक्सपर्टीज़ है, ऑपरेशन करते हैं, रोबोटिक सर्जरी करते हैं। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा हम अपने दर्शकों के लिए बात आपसे करें, जो स्थानीय दर्शक हैं। यूरोलॉजी की प्रॉब्लम हर व्यक्ति को रहती है, खासतौर से एज के बाद, जब आदमी सीनियर सिटीजन बनता है, प्रोस्टेट की दिक्कतें होती हैं। उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जिससे कि वो थोड़ा सा बचाव कर सकें, और क्या प्रिवेंशन होना चाहिए? क्योंकि यूरोलॉजी की जो बीमारियाँ होती हैं उसमें सब कुछ आता है। सबसे कॉमन था गदूद की समस्या, जो आपने सुना होगा। इसमें बिनाइन प्रोस्टेट भी होता है और कैंसर भी होता है। तो ये बहुत कॉमन बीमारी है। 50 साल के बाद पुरुषों को देखा गया है कि बार बार पेशाब आना, पेशाब खाली नहीं होना, उनको लगता है पूरा खाली नहीं हुआ, पेशाब की धार कम हो जाती है, अंदर लगता है कि कुछ कुछ भरा रहता है पेशाब। तो ये सब सिम्टम्स हैं प्रोस्टेट के, आपके शुरू हो गए जी। तो ये जब भी इस तरह के सिम्टम्स आए, आपको एक पास के यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। बड़े सिंपल से टेस्ट होते हैं, सरकारी में तो फ्री हो जाते हैं, और हम कैंसर प्रोस्टेट को भी इसे रूल आउट कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर प्रोस्टेट और बिनाइन प्रोस्टेट के सेम सिम्टम्स होते हैं। तो इसलिए ये जो सिम्टम मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, तो ये हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा होता है पथरी। इंडिया में पथरी बहुत कॉमन बीमारी है, और पथरी के भी दर्द होना, उल्टी होना, कभी खून आ जाना पेशाब में, ये सब लक्षण है।
तो पथरी अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स हैं तो पास के डॉक्टर को दिखाएंगे, तो हम सिंपल से टेस्ट करके अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन करके, और आप विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे पास इतने बढ़िया टेक्नोलॉजीज़ हैं कि कोई हमें चीरा नहीं लगाना पड़ता। नो इंसिजन सर्जरी करके हम आजकल एंडोस्कोपिक सर्जरी से सारा कुछ ट्रीटमेंट कर देते हैं। लेजर्स, एंडोस्कोपी ये यूज़ करते हैं, एंड ऑफ कोर्स रोबोटिक्स जो हमने बात किया वो तो स्टेट ऑफ आर्ट है, वो करते हैं आप। ये तो आपने जो बताया डॉक्टर साहब, ये बताया कि समस्या हो जाए तो क्या करें। कुछ ऐसा बताइए कि ऐसी समस्या ना आए, प्रिवेंशन क्या हो सकता है कि गुदूद की आपने जो समस्या बताई, ये पथरी की है, उससे लोग क्या सावधानी बरतें बचने के लिए? तो देखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम हमेशा इसी बात को बढ़ावा देते हैं। तो देखिए, पथरी के लिए तो हम बोलते हैं सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि पानी का सेवन आपको इतना रखना है कि आपका पेशाब बिल्कुल वाइट कलर का है। तो हर एक एज ग्रुप के हिसाब से हम अलग अलग एडवाइस देते हैं पानी का, बट ऑन एन एवरेज एक एडल्ट मेल या फीमेल है तो उसको 2 से 3 लीटर अगर वो पानी पीता है तो उसको पेशाब अच्छा सफ़ेद आएगा, जिसमें पथरी बनने के चांस कम हो जाते हैं। बाकी थोड़ा नींबू संतरे का फिर सेवन ज़्यादा करना चाहिए, जिससे पथरी कम बनती है। ड्राई फ्रूट्स, नॉनवेज, नमक कम खाना चाहिए, और अल्कोहल, टोबैको, ये चीज़ें ना सिर्फ कैंसर को बढ़ाती हैं बल्कि ओवरऑल आपकी बॉडी इम्यूनिटी को कम करती हैं, जिसमें पथरी भी बढ़ सकती है। इसके अलावा आपको रोज़ व्यायाम करना चाहिए एटलीस्ट 30 मिनट्स का, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल को आपको बिल्कुल अपनाना नहीं चाहिए, और फ्रेश फूड खाना चाहिए। जितना हम फ्रेश फूड खाएंगे, उसमें जो हम आजकल जो पैक्ड फूड लोग खाते हैं उसमें कैंसर के भी कार्सिनोजेंस होते हैं, और इस तरह की हमारी बॉडी में ओबेसिटी बढ़ाता है। आप जानते हैं सरकार ने एक स्पेशल मुहिम चला रखी है ओबेसिटी के अगेंस्ट, तो ओबेसिटी से भी सारी बीमारियाँ बढ़ती हैं। तो ये ओवरऑल एक सबको हेल्प करेगा। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना अपनाएं, एक्सरसाइज करें, खाना आप फ्रेश खाएं, और नो टू टोबैको, नो टू अल्कोहल। तो प्रोस्टेट के लिए भी ये सब चीज़ें, इसी सारी चीज़ें प्रोस्टेट में भी काम आएंगी। सिर्फ एक चीज़ और है, हम प्रोस्टेट एटिकेट्स की बात करते हैं कि हम बोलते हैं कि जब भी आपको पेशाब लगे तो रोकना नहीं है, पेशाब आप होल्ड ना करें, पेशाब करके आ जाएं। नंबर 1, रात को पानी की मात्रा कम लें, और तीसरा कि जब भी आपको सिम्टम आए समय पे डॉक्टर को दिखाएं। जितना आप लेट उसको इग्नोर करते जाएंगे वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं। आखिरी सवाल, आपने 2 बातें कही। एक तो आपने कहा कि मुफ्त इलाज की आपने बात की सरकारी अस्पतालों में, और दूसरा आपने सरकार की योजना जो ओबेसिटी वाली वो कही। पिछले 10-12 साल में सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, और ख़ासतौर से आयुष्मान भारत वगैरह, उसका कितना लाभ आपको लगता है कि मरीजों को पहुंचा है? देखिए, मुझे लगता है कि जब से स्टार्ट हुआ है, मैं तो सबसे जुड़ा हूँ यूरोलॉजी में, आयुष्मान भारत में पैकेजेस बनाने में और उसको डेवलप करने में बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। आप जानते हैं कि कितने सारे करोड़ों लोगों को ऑलरेडी फ़ायदा मिल चुका है, और ना सिर्फ यूरोलॉजी, बहुत सारी स्पेशलिटीज़ में ट्रांसप्लांट भी आपको इंक्लूड हो चुका है। तो किडनी ट्रांसप्लांट तक आप फ्री में गरीब आदमी करा सकता है उस पैसे के साथ, ना सिर्फ सरकारी, प्राइवेट में भी जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा बोन है। आई थिंक पूरे विश्व में आज तक इतनी बड़ी लेवल की हेल्थ स्कीम आज तक ना बनी है, ना मुझे लगता बनेगी। हमें सिर्फ उसको और लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी है ताकि लोग उसका फ़ायदा ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर अनूप जो सफदरजंग हॉस्पिटल के एचओडी हैं, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आप बीमारियों से बच सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। साथ में जागरूकता लानी होगी, जागरूकता अपनी सेहत के प्रति भी, जागरूकता सरकारी योजनाओं के प्रति भी कि उनका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे।